भाभी, यह क्या? आप दिन भर काम करती हैं, फिर भी कोई भी आपको कुछ भी बोलकर चला जाता है। घर वाले आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। आपको इन सब की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता क्या? नेहा अपनी जेठानी रश्मि से बोली। रश्मि बोली, नेहा, ना तो मैं तुम्हारी तरह संपन्न परिवार से हूँ और ना ही तुम्हारी तरह नौकरी पेशा। मेरे पति और ससुराल वालों को पता है कि मेरी ओर से कोई बोलने वाला भी नहीं है। घर की शांति के लिए चुप रह जाती हूँ। नेहा बोली, यह लोग आपकी जरा सी कमी पर घर में कलह मचा देते हैं। वो आपको नहीं दिखता क्या? और घर की शांति का ठेका आपने अकेले लेकर रखा है क्या? भाभी, अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। आपके चुप रहने से ही इन लोगों की हिम्मत बढ़ गई है। आप खुद को अकेला मत समझिए, मैं आपके साथ हूँ। रही पैसा कमाने की बात, तो आप में इतना हुनर है कि मैं आपको पैसे कमाने का कोई ना कोई माध्यम बता ही दूंगी। लेकिन पहले आपको मेरी बात माननी होगी। आपको अपना यह अपमान करवाना बंद करना होगा। रश्मि बोली, मैं कर ही क्या सकती हूँ? नेहा, यह लोग तो मुझे मेरे मायके तक जाने नहीं देते। कहते हैं, तुम चली गई तो घर का काम कौन करेगा? रश्मि बहुत स्नेही और अच्छे व्यक्तित्व की औरत थी, जो घर की हर जिम्मेदारी बखूबी निभाती थी। उसने अपनी देवरानी नेहा को भी बहन जैसा प्यार दिया था, मगर उसे अपनी सास, अपने देवर और यहाँ तक कि अपने पति से भी हमेशा उपेक्षा ही मिली। नेहा ने रश्मि के कान में कुछ बोला। सभी लोग सुबह की दिनचर्या में व्यस्त थे कि तभी धड़ाम से रसोई में कुछ गिरने की आवाज आई और रश्मि की चीख निकल गई। सभी लोग रसोई में भाग कर आए तो देखा रश्मि नीचे जमीन पर गिरी पड़ी है और आसपास सारे बर्तन बिखरे पड़े हैं। उठो जल्दी से, देखकर काम नहीं कर सकती क्या? सुबह का समय है, कितना सारा काम पड़ा है। अभी तक तो चाय भी नहीं बनी है। सास विमला जी की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी। अरे मम्मी जी, भाभी जमीन पर गिरी पड़ी हैं और आपको घर के कामों की चिंता हो रही है। नेहा ने रश्मि को उठाने का प्रयास करते हुए कहा, तो रश्मि दर्द से फिर से चीख उठी। भैया, आप भाभी को गोद में उठाकर कमरे तक ले जाइए। भाभी से उठा भी नहीं जा रहा। नेहा फिर बोली। यह सुनकर रश्मि का पति अनिल अपनी माँ की ओर देखने लगा। विमला जी आक्रोश से बोली, अब यहाँ क्या देर तक पड़ी रहेगी? वैसे भी महारानी, अनिल, इसे उठाकर अपने कमरे में ले जाओ। नेहा ने सभी को कमरे से बाहर खड़े रहने के लिए कहा और बोली, मैं अंदर भाभी को दवाई लगा देती हूँ, फिर आप सब अंदर आना। नेहा रश्मि के पास जाकर बोली, भाभी, हमारा नाटक शुरू हो चुका है, अब इसे अंत तक निभाना है। इन लोगों की अकल ठिकाने पर लाना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर बाद सभी कमरे में आ गए और इस चिंता में लग गए कि अब घर का काम कैसे होगा। नेहा बोली, मम्मी जी, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आज ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूँ और भाभी को हॉस्पिटल दिखा लाऊंगी। इससे घर के मर्दों को ऑफिस की छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी। और अभी चाय नाश्ता मैं बना देती हूँ। बिमला जी खुश होकर बोली, अच्छा हुआ नेहा, तुम तो यहाँ बनना। आज रश्मि ने तो सुबह सुबह सबका दिन खराब कर दिया था। आज सभी ने नाश्ते में सिर्फ ब्रेड बटर और चाय पी। घर के मर्दों को ऑफिस के लिए टिफिन भी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद नेहा बोली, मम्मी जी, मैं भाभी को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। पता नहीं वहां कितनी देर हो जाए, इसलिए आप खाना बनाकर रखना। और फिर वो अपने पति से बोली, आप जरा यहाँ आइए, भाभी को बाहर टैक्सी तक ले जाने में मेरी मदद कीजिए। सास बिमला जी बिना मन के नेहा की मदद करने चली गई और बाद में मन ही मन रश्मि को गालियां देते हुए रसोई में खाना बनाने चली गई। टैक्सी में बैठते ही नेहा और रश्मि की हंसी छूट गई। करीबन 3 घंटे बाद नेहा और रश्मि घर आई। रश्मि के एक हाथ और एक पांव पर प्लास्टर चढ़ा था। नेहा बोली, मम्मी जी, भाभी को दवाई देनी है, घर में जो भी खाना बना हो ले आओ। विमला जी बोली, नेहा, रश्मि के आने के बाद मैं रसोई में गई ही नहीं, इसलिए मुझे क्या सामान कहाँ पड़ा है यह पता ही नहीं था, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। नेहा बोली, वैसे तो आपकी नजर में भाभी को कुछ नहीं आता और आज एक दिन आपसे खाना बनाने कहा, वह भी नहीं हुआ आपसे। नेहा ने जल्दी से खाना बाहर से ऑर्डर किया, सास को खाना दिया
और अपना और रश्मि का खाना लेकर रश्मि के कमरे में चली गई। शाम को जब दोनों बेटे घर आए, विमला जी ने बताया कि रश्मि को 2 महीने का प्लास्टर चढ़ा है। दोनों बेटे यह सुनकर हैरान रह गए। समस्या यह थी कि अब घर का सारा काम कौन करेगा। नेहा बोली, कल से तो मुझे भी ऑफिस जाना पड़ेगा। मम्मी जी, सुबह के थोड़े कामों में तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, फिर बाद में तो आपको ही खाना बनाना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे मैगी और पास्ता बनाने के अलावा कुछ नहीं आता, और फिर भाभी की देखभाल भी तो करनी पड़ेगी। मम्मी जी, आपको ही सब मैनेज करना होगा। यह सब सुनकर विमला जी पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। वे बोली, मेरी तो काम करने की आदत ही छूट गई है, मुझसे तो यह सब नहीं होगा। एक काम करते हैं, रश्मि को उसके मायके भेज देते हैं और यहाँ खाना बनाने वाली और झाड़ू पोछा बर्तन वाली लगा देते हैं। नेहा बोली, मम्मी जी, यह भला क्या बात हुई? भाभी ने आप लोगों की इतनी सेवा की है, उसके बदले में अब जब उन्हें सेवा की जरूरत पड़ी है तो उन्हें मायके भेज दिया जाए। वैसे तो आप उन्हें कभी मायके नहीं जाने देती थी। ससुराल वालों की बातों की आवाजें रश्मि को कमरे तक सुनाई दे रही थी। रश्मि अंत में बोली, मुझे मायके जाने दो, क्योंकि भले यहाँ मुझे शारीरिक आराम मिल जाएगा मगर मानसिक आराम नहीं। दूसरे दिन अनिल रश्मि को मायके छोड़ आया। रश्मि के मायके जाने के बाद अनिल और समीर दोनों भाइयों को अपने कपड़े भी खुद प्रेस करने पड़ते थे। एक दिन अनिल झुंझलाकर अपनी माँ से बोला, मम्मी, रश्मि थी तो कभी हाथ से कपड़े प्रेस नहीं करने पड़ते थे। विमला जी बोली, हाँ, सबने उसी को नौकरानी समझ रखा था। रश्मि को गए 1 महीना हो गया है। वो थी तो सच में बहुत आराम था। अनिल को भी अब अपनी बीवी की कीमत समझ आ रही थी। वहां नेहा के पति समीर को भी रोज ऑफिस में डांट मिल रही थी, क्योंकि वो रोज देरी से ऑफिस पहुंचता था। कपड़े, नाश्ता, टिफिन यह सब करने में समय लग जाता था। उसे भी अपनी भाभी की अहमियत समझ आ रही थी। विमला जी, जो कि कल तक घर की महारानी बनी फिरती थी, आज उनके चेहरे पर थकावट और जिम्मेदारियों की लकीरें साफ झलक रही थी। विमला जी ने एक झलक अपने घर को निहारा। बिखरा और फैला हुआ घर उनको रश्मि की याद दिला गया। उनको यह एहसास हो गया कि रश्मि के बिना उनका यह घर मानो बिना आत्मा के शरीर बन गया था। घर में 2-2 मेड लगी थी, मगर सास की सेवा करने वाला कोई नहीं था। विमला जी को यह समझ आ गया था कि जिस बहू को उन्होंने हर पल कोसा, ताने दिए, नीचा दिखाया, वो बहू उनके घर की साक्षात लक्ष्मी थी। अब वो रश्मि के ठीक होकर आने के दिन गिनने लगी। आज नेहा सभी के साथ डिनर करते हुए बोली, शायद आप सबको इन 2 महीनों में भाभी की अहमियत समझ आ चुकी होगी। अब भाभी के ठीक होकर आ जाने के बाद भी यह दोनों मेड लगी रहेंगी और इनका वेतन हम तीनों मिलकर निकालेंगे। छोटी बहू रश्मि बहू जैसा स्वादिष्ट खाना और कोई नहीं बना पाता। सबसे वह गई है, किसी ने भरपेट खाना नहीं खाया। हाँ, अब उसके आने के बाद भी हम सब अपना अपना काम खुद ही करेंगे और उसे पूरा मान सम्मान देंगे जो एक बहू का हक होता है। हम लोगों ने उसकी कोई कदर नहीं की, इसलिए शायद उसे यह चोट हमें आईना दिखाने के लिए ही लगी थी। खाना रश्मि बनाएगी और हम उसे महीने के जेब खर्च के लिए पैसे भी देंगे और बाकी कामों के लिए मेड लगी रहेगी। विमला जी बोली, आखिर रश्मि के ससुराल वापस आने का दिन आ ही गया। पूरा परिवार रश्मि को उसके मायके लेने गया। अंदर कमरे में जाकर नेहा रश्मि से के गले लगी और फिर उसे सारी बातें बताई कि कैसे पूरे परिवार को अब उनकी कद्र होने लगी है। रश्मि बोली, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है नेहा, वरना मैं तो ऐसे लोगों के बीच घुट घुट कर मर जाती। देवरानी जेठानी की लड़ाई के किस्से तो सब जगह मशहूर है, मगर देवरानी जेठानी का ऐसा प्यार कम ही जगह देखा जाता है। नेहा बोली, भाभी, हमारा यह नाटक गुप्त ही रहना चाहिए, इसलिए आप थोड़े दिन लंगड़ा कर चलने का नाटक करना, वरना हमारी पोल खुल जाएगी। और दोनों हंस पड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।